हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। ऐसा कि अब हमारा जो चैप्टर 6 है, षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालः, वो उसका हमने पूरा आपको अनुवाद करवा दिया और उसके साथ में आने वाले जो आपके अव्यय शब्द थे, विशेषण विशेष थे, बीच बीच में जहाँ जहाँ पर संधि हुई है या प्रत्यय जहाँ आए हैं वो हम आपको साथ में बताते गए हैं। तो अब हम चलते हैं इनके अभ्यास कार्यों पर, ठीक है, कि अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में कौन कौन से प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न आता है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर को लिखिए। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है एक पद में उत्तर लिखना है, अर्थात सिर्फ एक पद लिख दीजिए। पद का अर्थ क्या होता है? जिसमें विभक्ति लगी हुई हो। शब्द क्यों नहीं कह रहे हैं हम? क्योंकि जो शब्द होता है वो एक शब्द में जो उत्तर होता है वो हिंदी की भाषा है, क्योंकि हिंदी में शब्द कहते हैं, है ना, वर्णों के मेल से बने हुए एक सार्थक शब्द को शब्द कहा जाता है, यानी जब इकट्ठा मेल हो जाता है वो शब्द बनता है। लेकिन पद क्या होता है संस्कृत में? जिस शब्द में विभक्ति लग गई हो। इस शब्द में जब विभक्ति भी लग जाए तब वो पद बन जाता है। तो ये तो अंतर हो गया शब्द और पद में। अब देखते हैं कि एक पद में उत्तर कैसे लिखना है। लिखा है कह तंद्रालु भवती। कौन तंद्रालु था? भवती। कौन तंद्रालु है बताइए? तो तंद्रालु का अर्थ हुआ आलसी, भवती यानी है। बताइए कौन है? तो कह के स्थान पे आप पहले सिर्फ लिख देंगे बालह। अगर एक पद में उत्तर लिखना है तो आप सिर्फ लिख देंगे इसमें बालह, बाकी कुछ मत लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा। फिर आप कहेंगे आपने वाक्य में क्यों बताया है? वो इसलिए बताया है कि अगर कहीं पे ये आपको सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थिति कोई आ गई कि जहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ हो, सिर्फ लिखा हो संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत, यानी कि संस्कृत भाषा में उत्तर को लिखिए, तब आप क्या करेंगे? तब ये करेंगे आपके कह के स्थान पे लिखेंगे बालह, और फिर उसका वाक्य कहाँ से लाएंगे? भाई यहीं से, प्रश्न में से ही ले आएंगे कि बालक बालह तंद्रालु भवती। बालक तंद्रालु है, बालक आलसी है, होता है, ठीक है। बालकः कुत्र व्रजन्तः मधुकरम अपश्यत, कहता है बालक कुत्र यानी कहाँ। कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ। बालक कहाँ? व्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम, मधुकरम यानी भौरे को, अपश्यत देखता है। कहाँ पर घूमते हुए भौरे को देखता है? तो कहेंगे पुष्पोद्यानम। उत्तर क्या आएगा? सिर्फ हमारा पुष्पोद्यानम, ठीक है। आप पुष्पोद्यानम शब्द लिख देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाक्य में लिखना हुआ हो तो क्या करेंगे? तब आप ये जो कुत्र शब्द है इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे? आप पूरा तब वैसा का वैसा हमारा वाक्य वहीं अपने प्रश्न में से ही मिल जाएगा। बालकः पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम अपश्यतम, ठीक है। अपश्यत देखता है, बालक पुष्पोद्यान में घूमते हुए भौरे को देखता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि मधु संग्रह व्यग्रा अभवन। कौन मधु के संग्रह में व्यग्रा यानी व्यस्त था? कौन व्यस्त था बताइए? मधु का संग्रह कौन कर रहा था? मधु यानी शहद का संग्रह कौन कर रहा था? तो आप कहेंगे मधुकर। मधुकर कहें, भ्रमर कहें तो मधुकराह। अब यहाँ कहेंगे आप मधुकराह, क्योंकि भौरे, एक भौरे से पूछता है तब यहाँ पे आया था मधुकरम, लेकिन यहाँ कहा मधु संग्रह व्यग्राह, यानी यहाँ पे बहुवचन वाली बात आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो शब्द पूछा है वो लिखा है के। अगर एक मधुकर के लिए बात हो रही होती तो वहाँ पे लिखते वो कह, यानी कौन मधुकर में व्यग्र था, मधु को इकट्ठा करने में था। अगर दो के लिए अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आया होता तो यहाँ पे कऊ होता, और बहुवचन है इसीलिए यहाँ पे के आया है, क्योंकि मधुकर जो शब्द है पुल्लिंगवाची शब्द है। तो अब हम इसका उत्तर मधुकरह नहीं लिखेंगे, मधुकरऊ नहीं लिखेंगे, हम बहुवचन का रूप लिखेंगे मधुकराह, क्योंकि ये बहुवचन है प्रश्नवाचक शब्द, तो उत्तर भी हमारा बहुवचन में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? मधुकराह उत्तर हो गया एक पद में। लेकिन इसको वाक्य में बनाना है तो क्या करेंगे? मधुकरा मधु संग्रह व्यग्राह अभवन, तो ये हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। वाक्य में उत्तर बन गया। पर उत्तर तो एक पद में ही लिखा, लेकिन उसको वाक्य कहाँ से बना दिया? प्रश्न में से ही उत्तर लिख दिया। आगे देख लेते हैं। चटकह चंचवा, कहते हैं चटकह कया
चटक जो यानी पक्षी है या चिड़िया है या चिड़ा है जो, कहते हैं चटकह कया यानी किसके द्वारा तृणशलाकादिकम अददाति, कहता है तृणशलाका यानी तिनके, घास फूस के जो तिनके हैं, आदिकम क्या कहते हैं, घास फूस के तिनके आदि, अददाति किससे ग्रहण करके, किसके द्वारा उठा कर ले जा रहा है, तो अपनी चोंच के द्वारा। तो कया शब्द में के स्थान पे हम लिख देंगे चंचवा, यानी चोंच के द्वारा, है ना। सहायता कौन किया, उसके चंच हुई, यानी किसको कहा जाता है, चोंच को कहा जाता है। तो हम अकेला पहला पद में उत्तर लिखना होगा तो आप लिख देंगे चंचवा। वाक्य में लिखना है तो क्या बनेगा, चटकह चंचवा तृणशलाकादिकम अददाति। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अददाति, उठाता है, ग्रहण करता है। आगे देख लेते हैं, चटकह यानी जो चिड़िया था, ये तो क्या कहता है, कस्य, हमने था क्यों बोला, क्योंकि चटका होती तो हम उसमें चिड़िया थी बोलते, लेकिन चिड़िया था, कहे मादा पुरुष जो चिड़िया था उसकी बात कर रहे हैं। चटकह कस्य शाखायाम नीड रचयति, किसकी शाखा में अपना घोंसला बना रहा है। तो चटकह वट नहीं है, ये वट लिखना है, इसको वा बनाना, वट द्रुमस्य बरगद वृक्ष के, किसके, वट द्रुमस्य बरगद वृक्ष की शाखायाम नीड रचयति। तो वैसे उत्तर तो हमारा सिर्फ कितना बना, सिर्फ इतना लिखना था, ये बाकी जगह पे वा लिखना है, तो वट द्रुमस्य। ठीक है, लेकिन अगर इसको वाक्य में बनाना हो तो क्या लिखेंगे आप, कस्य के स्थान पे लिख देंगे वट द्रुमस्य। चटकह वट द्रुमस्य शाखाया नीड रचयति। ठीक है, वैसे नीडम होना चाहिए यहाँ पे, कि क्योंकि घोंसले को बनाता है, कर्म बन रहा है ना उसका, क्योंकि चिड़िया के तिनकों के द्वारा क्या बनाना चाह रही है, नीड को बनाना चाह रही है, तो को जहाँ पे आता है वो कर्म होता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, इसलिए नीडम लिख दिया उसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालकः कीदृशः श्वानम अपश्यति, बालक किस प्रकार के श्वान को देखता है। को क्यों बोला हमने, क्योंकि उसमें अम की बिंदी लगी है, और हमारी अंक की बिंदी कहाँ से आती है, द्वितीय विभक्ति एक वचन से। तो क्योंकि कर्म है, देखने के द्वारा किसको देख रहा है, बालक श्वान को देख रहा है। बालक कीदृशम, बालक किस प्रकार के श्वान को देखता है, तो वैसे हमारा उत्तर क्या बनेगा, पलायमानम, दौड़ते हुए, पलायमानम यानी दौड़ते हुए, पलायन करते हुए, पलायमानम। और अगर वाक्य में लिखना है तो क्या लिखेंगे, बालकः पलायमानम श्वानम पश्यति, और ये आएगा पूर्ण विराम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, श्वानः यानी जो कुत्ता है, कीदृशे यानी किस प्रकार के दिवसे पर्यटति, श्वान किस प्रकार के दिन में पर्यटन कर रहा है। श्वानः, श्वान जो कुत्ता है, कीदृशे किस प्रकार के दिन में, दिवसे दिन में, पर्यटति किस प्रकार के दिन में पर्यटन कर रहा है। अब ध्यान करिएगा, कीदृश शब्द दो तरह से कैसे लिखा है, यहाँ लिखा कीदृशम तो उत्तर में भी आया पलायमानम। ठीक है, यहाँ लिखा है कीदृशे, सप्तमी विभक्ति, यहाँ द्वितीय विभक्ति कीदृश में लगी हुई थी, तो उत्तर में भी हमारी क्या द्वितीय विभक्ति लगाई। कीदृश शब्द में सप्तमी है, तो अब उत्तर में भी सप्तमी आएगी कि निदाघ दिवसे, निदाघ दिवसे पर्यटति। ठीक है, श्वान कैसे दिन में, किस प्रकार के दिन में पर्यटन कर रहा था, श्वान गर्मी के दिन में, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार से काम चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे, क्या हो जाएगा इसका, श्वानः यानी जो कुत्ता था गर्मी के दिन में पर्यटन कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। अब देखते हैं, अभी तो एक पद के उत्तर हो गए, अब इसके बाद अब देखेंगे, अब एक पद हटा दिया, उनने क्या लिख दिया, अधोलिखिता नाम, अधो का अर्थ होता है नीचे, अध शब्द बनता है नीचे के लिए, अधः यानी नीचे, ऊपरी ऊपर, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए शब्दों को, प्रश्नानाम उत्तराणी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत भाषा में के द्वारा लिखिए, संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए, और याम लगा हुआ होता तो हम कहते संस्कृत भाषा के में लिखिए याम से। अब कहते हैं, प्रश्न पहला आता है, बालः यानी बालक, कदा क्रीडितुम अगच्छत, कदा यानी कब, कदा का अर्थ क्या होता है, कब, जैसे हम कहते हैं ना व्हेन, जो हम इंग्लिश में व्हेन कहते हैं, हिंदी में कब कहते हैं, और उसको संस्कृत में कहते हैं कदा, कदा यानी कब।
तो बालः यानी बालक कदा क्रीडितुम अगच्छत, कब क्रीड़ा करने के लिए जाता है, तो कहेंगे बालक पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला गमन की वेला में। अब मैं लगाना था इसलिए याम लगाया, क्योंकि वेला जो शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर पुल्लिंग होता तो हम क्या लगाते, पाठशाला गमने समये, पाठशाला गमन के समय में। लेकिन वेला शब्द है, समय और वेला बात एक ही बात है, लेकिन देखिए समय है अकारांत पुल्लिंग और वेला है आकारांत स्त्रीलिंग। तो समय होता तो हम सप्तमी विभक्ति में लगा देते, कौन सा, तब तो हम लगाते एक ही मात्रा, लेकिन यहीं पे स्त्रीलिंग वाली बात हो गई तो याम लगा दिया सप्तमी विभक्ति में। पाठशाला गमन, अलग अलग याद करिएगा, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत, खेलने चला गया। देखिए केवल उत्तर हमने इतना ही लिखा ना, बाकी तो सब यहीं से आ गया, मिल गया। तो ये भी तो हमारा बना तो वो एक पद का ही उत्तर, बस उसको उन्होंने कहा नहीं, ये कह दिया कि हमारा पूरा लिखिए, संस्कृत भाषा में लिखिए, भले ही लिखना तो एक ही पद था। ऐसे ही देखते हैं, बालस्य मित्राणि, बालक के मित्र, किमर्थम, किमर्थम किस प्रकार से, त्वरमाणम अवन, किस प्रकार से, त्वरमाणम जाने के लिए तैयार थे, किस प्रकार से जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, तो कहते हैं बालक के मित्र, बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम, किमर्थम किस कारण से, किस प्रयोजन के लिए, तो विद्यालय गमनार्थम विद्यालय जाने के लिए। किस लिए, किस लिए त्वरमाणम, किस लिए जल्दी कर रहे थे, कह रहे हैं विद्यालय जाने, विद्यालय गमनार्थम त्वरमाणा अवमन, तुरंत शीघ्रता कर रहे थे। कहते हैं मधुकरः, अब देखिए फिर से वही हुआ कि किमर्थम की जगह पे हमारा विद्यालय गमनार्थम लिख दिया हमने, ठीक है। और बाकी का सब पूरा तो हमारा प्रश्न उत्तर वहीं से मिल गया, प्रश्न में ही लिखे हुए सारे शब्द आ गए। मधुकरः बालकस्य आवाहन केन कारणेन तिरस्कृतवान, मधुकर बालक के आवाहन को केन यानी किस कारण के द्वारा, केन कारणेन किस कारण के द्वारा तिरस्कृतवान कर देता है, अस्वीकृत कर देता है या मना कर देता है, बताइए। तो केन कारणेन की जगह पे हम लिखेंगे मधुकरः बालकस्य आवाहन तिरस्कृतवान यतः, तिरस्कृतवान करता है क्योंकि, यतः सह क्योंकि वह मधु संग्रहे व्यग्रह आसीत्, क्योंकि वह मधु संग्रह में व्यग्र था, क्योंकि यतः शब्द से बना क्योंकि, अकेला यत लिख देते यानी होता कि, लेकिन यतः क्योंकि, सह यानी वह, मधु संग्रह में, अब मैं का अर्थ लगाना है तो संग्रह में एक ही मात्रा लगा दी, शहद के संग्रह में, मधु संग्रह में व्यग्रह आसीत यानी मग्न था, इसलिए मना कर दिया। तो केन कारणेन हटा दिया, पहले हमने वाक्य वहीं से ले लिया, मधुकरः बालकस्य आवाहन तिरस्कृतवान यतः सह मधुकर, कहते हैं मधु संग्रहे व्यग्रह आसीत, मधु के संग्रह में व्यग्र आसीत था, इसीलिए। आगे देखते हैं, बालकः कीदृशम, बालक किस प्रकार की चटकम को अपश्यत, किस प्रकार की चिड़िया को देखता है, तो कहते हैं बालकः, बालक ने। अब किस प्रकार की जगह हम लिखेंगे, चंचवा यानी चोंच में, चोंच के द्वारा, तृणशलाक आदिका, आदिक, ठीक है, आदिक आप ऐसे लिख सकते हैं, आदिकम लिख देते और आद दानम अलग लिख दीजिएगा, पूरा इकट्ठा लिखेंगे तो आप गलती भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको है ना अलग अलग लिख दीजिएगा। कैसे, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे तृण शलाकादिकम, आदिकम, तृण शलाकादिकम अलग लिख दीजिएगा, और ये हमारा आद दानम अलग लिख दीजिएगा, ठीक है। चोंच के द्वारा तिनके, घास फूस के तिनके को, है ना, तिनकों को अपनी चोंच में उठाए हुए चटकम अपश्यत, और चटकम अपश्यत हमारा यहीं से मिल गया, हमें बालकः यहीं से मिल गया। लिखा क्या हमने, सिर्फ इतना कि चंचवा यानी चोंच के द्वारा, तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत, इस प्रकार की चिड़िया को उसने देखा कि चोंच में तिनके को उठाए हुए जा रही है। बालकः चटकाए, बालक जो चिड़िया है उसके लिए क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, किस प्रकार का लोभ देता है, बालक चटकाए यानी चिड़िया के लिए, की क्रीडनार्थम खेलने के लिए,
कीदृशम किस प्रकार का लोभ देता है। वो क्या कहता है कि इसको छोड़ो, इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें खाने योग्य अच्छा ग्रास दूंगा, अच्छा भोजन दूंगा। तो कहता है बालकः, यहीं से लिखेंगे हम उत्तर, चटकाय चिड़िया के लिए। क्या कहता है क्रीडनार्थम कीदृशम लिखना था, तो उसकी जगह हम लिखेंगे स्वादूनी भक्ष्य कवलानी दानस्य लोभम दत्तवान, यहीं से आ जाएगा। क्या देने के लिए, स्वादिष्ट खाने योग्य ग्रास, कवलानी का अर्थ होता है कौर या ग्रास, स्वादिनी स्वादिष्ट भक्ष्य खाने योग्य, स्वादिष्ट खाने योग्य कौर दानस्य देने का, लोभ दत्तवान लोभ दे देता है। लेकिन वो मानती है, नहीं मानती, क्योंकि वो कहती है मैं सूखा तिनका खा नहीं रही हूँ, मैं तो अपना घोंसला बना रहा हूँ, है ना। इस प्रकार का वो उसको लोभ दे देता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि बालकः चटकाय स्वादूनी भक्ष्य कवलानी, स्वादूनी भक्ष्य कवलानी दानस्य लोभम दत्तवान। खिन्न बालकः स्वानम किम अकथयत, खिन्न बालक यानी दुखी बालक स्वान को किम अकथयत क्या कहता है। जो दुखी बालक घूम रहा था वो कुत्ते को क्या कहता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे किम को हटा दीजिए, आप लिखेंगे खिन्न बालकः स्वानम अकथयत। मित्र त्वम अस्मिन् निदाग दिवसे, तुम इस गर्मी के दिन में किम पर्यटसी क्यों घूम रहे हो। प्रेच्छाया शीतलम इदम, प्रेच्छाया यानी अच्छी घनी छाया, किसकी, शीतल, शीतल घनी छाया में इदम तरुमूलम, तरुमूल की यानी पेड़ के नीचे की जो कैसी है, घनी छाया है, ठंडी छाया है, आश्रयस्व यहाँ बैठो, यहाँ आश्रय लो। अहम मैं, त्वमेव तुम्हारे ही जैसा, अनुरूपम तुम्हारे जैसा ही अनुरूप, क्रीड़ा सहायम पश्यामी मैं तुम्हारे जैसा ही खेलने में सहायक अपने लिए ढूंढ रहा था, पश्यामी देख रहा था। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका भी उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, एक और हमारा प्रश्न है भग्न मनोरथ बालः किम अचिंत्यत, यानी टूटे हुए जिनकी इच्छाएं, जिस बच्चे की इच्छाएं टूट गई थी, ऐसा बालक भग्न मनोरथ वाला बाल किम अचिंत्यत क्या सोचता है। वो सोचता है कि इस संसार में सभी अपने अपने कामों को कर रहे हैं, तो मैं अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ। तो लिखता है भग्न मनोरथः बालकः, किम हटा देंगे, अचिंत्यत ऐसे लिख देंगे। भग्न मनोरथ बाल अचिंत्यत क्या सोचता है, अस्मिन जगति इस संसार में, प्रत्येकम हर एक, स्व स्वकृत्ये या स्व स्वकर्मे निमग्ना भवति अपने अपने कामों में मग्न है। को अपि ना को अपि कोई भी, अहम अपि मेरी तरह, वृथा बेकार में ही, कालक्षेपम ना सहते कोई भी मेरी तरह कालक्षेपम समय को नहीं बिता रहा है। अतः इसलिए अहम अपि सोचितम करोमि मैं भी स्व उचित काम करूंगा, अपने लिए उचित कामों को करूंगा। तो इस प्रकार से ये हमारा अंतिम ये वाला भी प्रश्न हो जाता है। इसके बाद लिखा है निम्नलिखितस्य श्लोकास्य भावार्थम हिंदी भाषायाम या आंग्ल भाषायाम वा लिखत। इस श्लोक का आप अर्थ हिंदी भाषा या अपनी अंग्रेजी में लिखिए। वही जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख दीजिए, और जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो श्लोक का अर्थ हिंदी में भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके उसमें दिए हुए हैं। या का अर्थ होता है वा, जो शब्द है उसको संस्कृत में कहते हैं अथवा या, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यो माम पुत्र प्रीत्या, जो मुझ पर पुत्र की भांति प्रीति करते हैं, पोष्यति पालन करते हैं, स्वामिनु ऐसे स्वामी के ग्रह के, तस्य उनकी रक्षा नियोग, उनकी रक्षा के काम में मैं रत हूँ, करणायन कहते हैं करणात, उनके घर की, तस्य ग्रहे रक्षा नियोग करणात, उनके घर की रक्षा करने के कारण से, मया मेरा, भ्रष्टव्यम यानी कहते हैं हटना, कितना कहते हैं ईशदपि थोड़ा भी हटना कैसा है, कर मैं मेरे द्वारा नहीं हटा जाएगा, मैं वहाँ से नहीं हटूंगा, थोड़ा भी मेरा हटना उचित नहीं है। इस प्रकार से क्या कह देता है, जो स्वान था या कुक्कुर था वो उसको, कुत्ता जो था वो ऐसा बोलता है बालक को। तो इसका भावार्थ लिखेंगे हम। प्रस्तुत श्लोक में कहते, रुकिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत श्लोक में मैं भी कर्तव्य पालन की
क्या कही गई है? भावना की अभिव्यक्ति की गई है। ये ऐसा ही लिखा हुआ है, कुछ भी गलत है। प्रस्तुत श्लोक में भी कर्तव्य पालन की भावना की अभिव्यक्ति की गई है कि जहां उस कुत्ते को पुत्र के जैसा प्रेम मिला है और उसका पालन पोषण हुआ है, वहां उसे रक्षा के कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुत्ते की इसी भावना से प्रेरित होकर बालक भी विद्या अध्ययन की ओर उत्कृष्ट हो जाता है। तो ये इसका क्या हो गया? भावार्थ हो गया। ठीक है, एक और दिया हुआ है। अब लिखा है भ्रांतो बालः। भ्रांतो जो बाल है इति कथायाम सारांश हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। अब आपको क्या लिखना है? भ्रांतो बाला, ये जो कथा है इसका सारांश हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि कथा सारांश लिखेंगे, एक भ्रांत बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चल पड़ा। उसने अपने मित्रों से भी आने को कहा, परंतु सब पाठ याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे तथा किसी ने भी उसकी बात क्या किया, उसके बात क्या कर लिया, किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। यहाँ बात लेनी होगी, उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, नहीं स्वीकार की या नहीं मानी, लिख दीजिए नहीं मानी। फिर उपवन में जाकर सबसे पहले उसने भौरे से खेलने को कहा, किंतु भौरे ने पराग संचित करने में व्यस्तता बताई। फिर उसने चिड़ै को स्वादिष्ट खाद्य वस्तु देने का लालच देकर खेलने को कहा, किंतु उसने भी घोंसला बनाने के कार्य में अपनी व्यस्तता बताकर खेलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। फिर उसने कुत्ते से खेलने के कहा और कुत्ते ने भी स्वामी के घर की रक्षा के कारण अपनी व्यस्तता प्रकट की। और इस प्रकार से सबकी बातों को सुनकर उसके मन में विद्या के अपने समय को व्यर्थ ना करने की भावना जागृत हुई और जो आलस था उसके प्रति कैसी घृणा की भावना हुई, और उसके बाद से उसने विद्या अध्ययन करके यश को प्राप्त किया। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका हिंदी का सारांश हो जाएगा। ऐसी 2-4 लाइनें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ये आपका एक तो प्रारूप हो गया है, आप इसको अपनी भाषा में अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि जो आपने इस कहानी को जिस प्रकार से समझा। ठीक है, तो इस प्रकार नष्ट मनोरथ वाले उस बालक ने अंत में यह समझ लिया कि समय नष्ट करना उचित नहीं है, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अतः उसे भी अपना कर्तव्य पूरा परा लिखा हुआ है पूरा करना चाहिए। तब से वह विद्या प्राप्ति में जुट गया और विद्यालय चला गया। तब से विद्या अध्ययन के प्रति इच्छुक युक्त होकर उसने विद्वता, कीर्ति और धन को प्राप्त किया। ठीक है, तो अब वही इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा 5वां प्रश्न, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। प्रश्नों का निर्माण करना है जो स्थूल पद दिए हुए हैं उनके स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्थूल पद तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पर आपको ये जो रेखांकित पद हम कर रहे हैं उनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। प्रश्न निर्माण कैसे किए जाते हैं? जिन शब्दों को या तो मोटा लिख दिया जाए, स्थूल का मतलब होता है मोटा होना, ठीक है, तो मोटे मोटे अक्षरों में कहते हैं ना, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ हो, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ हो, उनके स्थान पे क्या करो आप? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? जैसे हमने किम के आपको बताए हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और हमारे नपुंसक लिंग। इस प्रकार के आपके तीनों लिंगों के अलग, किम शब्द के अलग अलग रूप बनते हैं, 21-21 रूप बनते हैं। हालांकि अगर पुरलिंग और नपुंसक लिंग के देखे जाएं तो नपुंसक लिंग की सिर्फ आप प्रथमा और द्वितीया को छोड़ दें तो तृतीया से सप्तमी तक के पूरे पुरलिंग जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि किसके करें, पुरलिंग के भी करें, स्त्रीलिंग के भी करें और नपुंसक लिंग के भी करें, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने पुरलिंग के याद कर लिए तो नपुंसक लिंग के भी याद हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन होती है अलग, कौन सी? किम के कानी, किम के कानी, बस इतना याद कर लीजिए तो नपुंसक लिंग के आपके प्रश्नवाचक शब्द याद हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि हम कौन, भाई प्रश्न निर्माण करने के लिए हमने आपको तरीका क्या बताया है। जो भी रेखांकित पद होगा उसमें आपको सिर्फ 3 चीजें देखनी है, एक लिंग और एक उसका वचन और विभक्ति। लिंग देखिए, विभक्ति देखिए और वचन देखिए। इस प्रकार से इन 3 चीजों को आप देखते हैं तो इसी से आपको क्या करना है, वही प्रश्नवाचक शब्द आपको कहाँ लगा देना है? उस रेखांकित पद की स्थान पर। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर देना है आपको। तो अपन देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है स्वादुनी, स्वादुनी। अब नी जो अंत में लिखा हुआ है, नी हमारा कहाँ पर आता है? ध्यान कीजिए। फलम फले फलानी,
पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी यानी नपुंसक लिंग बहुवचन, नपुंसक लिंग बहुवचन में आता है। तो अब हमें क्या आएगा इसमें कि लिखा है स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने योग्य कौर को मैं दूंगा, तुम्हें दूंगा, इस प्रकार से बोला। तो उसने कहा स्वादिष्ट भोजन दूंगा। अब स्वादिष्टता क्या है उसकी, स्वादिष्टता क्या है उसकी विशेषता है भक्ष्य, भक्ष्य कवलानी खाने योग्य वस्तु की क्या हो गई, ये विशेषता हो गई। और विशेषणवाची कोई शब्द आते हैं, सुंदर, कुरूप, स्वादिष्ट, कटु, ये कोई भी चीज आती है तो विशेषणवाची शब्द के लिए एक प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो होता है कीदृश। क्या होता है, कीदृश। और कीदृश को हम क्या करते हैं, जो विभक्ति यहाँ लगी होती है कीदृश में भी वही विभक्ति लग देते हैं। तो यहाँ पे स्वाद शब्द स्वादुनी बन गया तो कीदृश भी बन जाएगा कीदृशानी। क्या बन जाएगा हमारा, कीदृशानी। और बस फिर हमारा पूरा जो वाक्य लिखा है यहाँ से लिख लीजिए। यहाँ पे बहुवचन लिखा था नपुंसकलिंग बहुवचन, तो यहाँ पे भी कीदृश शब्द में भी नपुंसकलिंग बहुवचन का रूप लगा दिया कि किस प्रकार का खाने योग्य कौर तुम्हें दूंगा, उसके द्वारा दिया जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे कीदृशानी शब्द आ गया। आगे लिखा हुआ है स्वकर्मणि, कहते हैं चटकह स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत। चटकह यानी जो चिड़ा था या चिड़िया थी वो क्या, स्वकर्मणि अपने काम में, व्यग्रह आसीत अपने काम में व्यस्त था, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्वकर्मणि अपने काम में, मैं का अर्थ निकल रहा है, मैं कहाँ आता है आपको बताइए, सप्तमी विभक्ति में। तो सप्तमी विभक्ति में आप देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति में किम शब्द क्या बनता है, कस्मिन। तो क्या हो जाएगा, चटकह कस्मिन व्यग्रह आसीत। ध्यान करिएगा, बार बार हमने जो शब्द रूप और व्याकरण आपको क्यों पढ़ाई है, इसीलिए कि अब ये जो प्रश्न निर्माण में हम विभक्ति बोल रहे हैं कैसे कहाँ से आ रही है, उन्हीं शब्द रूपों में से उठा के ला रहे हैं, है ना। स्वकर्मणि सप्तमी विभक्ति है, अपने कामों में, तो उसके हमारे स्थान पर क्या आ जाएगा, कस्मिन, किसमें। इस प्रकार लिखा है ऐसे, कुक्कुर मनुष्याणाम। अब नाम शब्द कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो इसमें भी हम बताइए कौन सा लगाएंगे, नाम शब्द लगा हुआ है। मनुष्य कौन है, पुरलिंग, और नाम शब्द कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आएगा, पुरलिंग का ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुरलिंग में देखेंगे तो किम बन जाता है, कीशा। ठीक है, बस कुछ नहीं। यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यहाँ सप्तमी विभक्ति तो यहाँ भी सप्तमी, यहाँ पर कौन सा एक विशेषणवाची शब्द तो यहाँ पे भी कीदृश आ गया। इस प्रकार से बड़ी कोई भारी चीज नहीं है प्रश्न निर्माण करना, जो बच्चे फालतू में डरते रहते हैं। अब फिर से देखिए, लिखा हुआ है महतीम, महतीम में लिखा हुआ है स महतीम वैदुषी लब्धवान, वो महान विद्वानता प्राप्त करता है। तो महान क्या हुआ उसका विशेषण, तो क्या हो जाएगा, महती, तो ये भी हो गया कीदृशीम। महतीम लिखा हुआ था इसीलिए ये कीदृशीम हो गया। इसमें भी बड़ी ई की मात्रा और माहलंत है, माहलंत, अगर इसको कीदृशीम ऐसे भी लिख देंगे तो भी सही होगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि उसमें तो बिंदी है और इसमें माहलंत क्यों लगा हुआ है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो महतीम के स्थान पे क्या हो जाएगा, कीदृशीम। रक्षा नियोग कारणात, रक्षा नियोग कारणात, रक्षा नियोग के करने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आत लगा हुआ है, आत कहाँ आता है, पंचमी में, तो पंचमी विभक्ति में किम क्या बन जाता है, कस्मात। तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, आपका प्रश्न क्या बनेगा, कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति, यानी किसी प्रकार से मेरे द्वारा भ्रष्टव्यम नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये हमारे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। अब लिखा हुआ है, लिखा है एतेभ्यः नमः। एक सूत्र होता है चतुर्थी विभक्ति का कि नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे चतुर्थी, यानी नमः स्वस्ति स्वधा या अलम ये शब्द लिखे हुए हों तो उनके योग में को का अर्थ निकल रहा होगा, लेकिन फिर भी चतुर्थी विभक्ति लगते हैं। जैसे हम कहते हैं नमः शिवाय, गणेशाय नमः, यानी गणेश जी को नमस्कार, शिव को नमस्कार, रामचंद्राय नमः, सबको हम क्या कह रहे हैं, को लगा रहे हैं, द्वितीया लगनी चाहिए, लेकिन द्वितीया विभक्ति ना लगा के हम चतुर्थी लगाते हैं। क्यों, क्योंकि सूत्र कहता है नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे चतुर्थी। तो हमें क्या करना है, कह रहे हैं एतेभ्यः नमः, जैसे इन सभी को नमस्कार है, ऐसा बोला था, को था, लेकिन हमारा विभक्ति एताम नहीं लिखा, एतेभ्यः लिखा।
चतुर्थी विभक्ति लगाई। इति उदाहरणम मनस्य कहते हैं नमः इतस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचित। 5 वाक्य रखिए, लिख दीजिए। तो बहुत आसान है। श्री गुरुवे नमः, पित्रे नमः, अध्यापकाय नमः, मात्रे नमः, अध्यापिकायै नमः, शिवायै नमः, ठीक है, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, रामचंद्राय नमः। बस लो बन गए। कितने? अपन ने तो ये 5 हैं। जो जो आप बोलते हैं ना, उसमें आपने सुने होंगे जितने भी मंत्र, जो आय शब्द लग जाता है वो चतुर्थी विभक्ति का होता है सूचक नमः के साथ में। नमः शिवाय, नमः शिवाय लिखेंगे तब भी सही होगा। नमः गणेशाय, गणेशाय नमः सही होगा। रामचंद्राय नमः बिल्कुल सही होगा, है ना। माता पिता शब्द जो होता है उसकी चतुर्थी विभक्ति पित्रे होता है, यानी पिता को नमन, तो पित्रे नमः, मात्रे नमः, अध्यापिकायै नमः, अध्यापिका को नमः, अध्यापक को नमः तो अध्यापकाय नमः, है ना। शिक्षकाय नमः, गुरुवे नमः, गुरु शब्द का चतुर्थी गुरुवे बन जाती है, गुरुवे नमः, विष्णवे नमः। तो ये हमारे लीजिए 5 वाक्यों की रचना हो गई। कितनी आसान है, अगर आ जाए तो कर सकते हैं ना आराम से। आप कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब लिखा है क स्तंभे समस्त पदानी ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि। अब क्या लिखा है? यहाँ समस्त पद लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है? उसका विग्रह दिया हुआ है। अर्थात एक प्रकार से ये समास और समास विग्रह दिए हुए हैं। तानी यथा समक्षम लिखत, उनको उनके यथा समक्षम लिखिए। समस्त पद यानी उनको संक्षेप में करके लिख देना समास कहलाता है, और उनको विग्रह यानी अलग अलग करके लिख देना समास विग्रह होता है। तो यहाँ पर यही चीज बताई हुई है। यहाँ लिखा है दृष्टि पथम यानी रास्ते में देखे हुए, तो दृष्टि पंथा यानी रास्ते में देखा। अब कहते हैं पुस्तक दासा, पुस्तकों के दास, तो उसका हमारा विग्रह पद बना पुस्तकानाम दासाः। यहाँ पे समस्त पद लिखे हुए हैं, उनको उनके विग्रह पदों से मेल करना है। विद्या व्यसनी यानी विद्या में रत रहने वाला, विद्या या व्यसनी विद्या में अध्ययन रत रहने वाला या व्यसन रखने वाला, व्यस्त रहने वाला। पुष्पोद्यानम पुष्पों का उद्यान, तो ये हमारा पुष्पोद्यानम शब्द का सही मेल किससे बनेगा? पुष्पाणाम उद्यानम। तो ये समस्त पद थे और इसका हमने क्या किया? इनके विग्रह पदों में मेल कर दिया। अभी देखिए समास अभी आपके इसमें आए नहीं है, लेकिन फिर भी समास अगर आप जानना चाहते हैं तो 10th क्लास की प्लेलिस्ट में ग्रामर में चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे समास मिल जाएंगे। एक नहीं दो नहीं, हमने आपको सारे समास करवा रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अधोलिखितेषु पद्मयुगेषु एक विशेष पदम अपरंच और दूसरी तरफ विशेषण पदम। आपको क्या लिखना है? ये पद जो युग में लिखा हुआ है इसमें से एक तरफ आपको विशेषण लिखना है, अपरंच यानी दूसरी तरफ आपको विशेष्य लिखना है। कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा विशेष है? अपन तो सारे अनुवादों में भी ये देखते आ रहे हैं। बालक कौन हुआ? संज्ञा यानी विशेष्य, उसकी विशेषता किसने? खिन्न ने बता दी। स्वर्ण हमारा संज्ञा, पलायमानम दौड़ता हुआ विशेषण बन गया। बालक कैसा? प्रसन्न, तो बालक हमारा विशेष्य हो गया, उसकी विशेषता बताई प्रीतः। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, तो भक्ष्य कवलानी यानी खाने योग्य कौर, कैसा? वो भी स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट उसकी विशेषता होगी। व्यस्तता कहते हैं व्यस्या, व्यस्या यानी व्यस्त, कैसे है? त्वरमाणा, जल्दी जाने के लिए तैयार, ठीक है। तो कैसे? त्वरमाणा हो उसका विशेषण बन गया और व्यस्य उसकी विशेष्य बन गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे विशेषण विशेष्य हो गए। विशेषण विशेष्य तो अपन करते ही आ रहे हैं। बस इस प्रकार से हमारा ये षष्ठ पाठ भ्रांतु बालक समाप्त होता है। आगे चलते हैं, आगे चल के अब हम अपना सप्तम पाठ शुरू करेंगे। इसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आप अपने वीडियोस को हमारे मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे, पेज हो जाता है ओपन। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने क्लास 1 से 12 तक सारे क्लासेस आपके सामने हैं। आप जैसे जो भी क्लास सिलेक्ट करते हैं वही सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी उसी क्लास की। मान लीजिए आपने किया 9th सिलेक्ट, तो 9th की लिस्ट आ गई आपके सामने। उनमें भी मान लीजिए आपने संस्कृत को अगर क्लिक किया, संस्कृत देखना है तो संस्कृत की करेंगे, सिविक्स या जो भी सब्जेक्ट हो आप क्लिक कर सकते हैं। हम संस्कृत को क्लिक करते हैं तो संस्कृत का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर हमने आपको करवाए हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे पहला हमने व्याकरण का संधि प्रकरण करवाया है, ऑन करेंगे तो आपको इसके 16 लेक्चर्स सामने दिख जाते हैं। उनमें भी जैसे दीर्घ संधि को देखना है, आप उसको दीर्घ संधि को क्लिक करेंगे तो आपके सामने दीर्घ संधि का वीडियो प्ले हो जाएगा।
यहीं से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, या फिर क्रॉस करिए तो लिस्ट पे आके आप और भी कोई दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहीं से आप किसी दूसरी क्लास पे जाना है तो कोर्सेज को क्लिक करेंगे तो आप क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने वही पेज ओपन हो जाएगा और ऐसी ही लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से आराम से आप वीडियोस को सर्च कीजिए, टॉपिक सर्च कीजिए, सब सामने लिखे हुए हैं, एक के बाद एक खोलते जाइए, आपको सब चीज़ अरेंज करके मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए पाठ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।